Method 1, when new partner brings goodwill in cash. अगर नया पार्टनर जो है ना वो अपने हिस्से की गुडविल कैश से लाता है, अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश से लाता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम मेथड। तो इसके लिए है ना दो एंट्री आती है। सबसे पहले कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करेंगे गुडविल को तो उसको हम लोग कहेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगर नया पार्टनर गुडविल कैश से लाता है तो सबसे पहली एंट्री होती है कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट करेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब सेकंड एंट्री इसमें है ना, प्रीमियम मेथड में हमें दो एंट्री पास करनी पड़ती है। सबसे पहली कैश आया उसकी, अब दूसरी एंट्री ये जो गुडविल आया है ना वो हम लोग पार्टनर के अकाउंट में जमा कर देंगे। जो हमारे पास जो गुडविल के पैसे आए वो पार्टनर के अकाउंट में जमा कर देने के, तो उसकी एंट्री याद कैसे रखने की, जिसको क्रेडिट किया उसको डेबिट करो। सेकंड एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। वापस से एक बार दो एंट्री आएगी। अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश से लाता है तो सबसे पहली एंट्री कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ पे सेकंड एंट्री में जिसको क्रेडिट किया उसको डेबिट करो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में जमा कर दो ये पैसे, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ऑलवेज नया पार्टनर अगर गुडविल कैश से लाता है तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। चलो क्लियर फर्स्ट मेथड, बराबर, ठीक है। देन आफ्टर method 2, when old partners withdraw goodwill। अगर ये जो गुडविल हमने उनके अकाउंट में जमा की है, अगर इसमें से वो गुडविल विड्रॉ करते हैं, अगर विड्रॉ करेंगे इसका मतलब वो लोग ले जाएंगे, ले जाएंगे तो दे आर द रिसीवर, तो उसकी एंट्री याद रखने की ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। जब कैश आया था ना तो हमने डेबिट किया, अब कैश गया टू कैश अकाउंट। इसके लिए कोई रेशियो की जरूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पे जो अमाउंट दी होगी ना, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि 50% अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो ये जो यहाँ पे जो अमाउंट दी होगी उसका 50% का डालने का, 60% का हो तो 60%, फुल अमाउंट का हो तो फुल अमाउंट, यानी ये मेथड में कोई रेशियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब ये अमाउंट विड्रॉ होगी ना तब पहले कैश से आएगा गुडविल, उसके बाद गुडविल विड्रॉ होगी, यानी पहले ये एंट्री पास होगी उसके बाद ये एंट्री पास होने वाली है। फर्स्ट, अगर नया पार्टनर गुडविल कैश से लाता है तो कंपलसरी दो एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जिसको क्रेडिट किया उसको डेबिट करो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू उनके अकाउंट में जमा कर दो, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब ये जो उनके अकाउंट में जमा किए गुडविल के पैसे अगर वो लोग ले जाते हैं तो दे आर द रिसीवर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट। चलो क्लियर पहली दो मेथड, बराबर। मेथड 3, if new partner does not bring his share of goodwill
इन कैश। अगर वो अपने हिस्से की गुडविल कैश से नहीं लाता है तो इसमें याद रखने की टेक्निक नो, ऐसा याद रखने का। नो का मतलब होता है न्यू पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर्स, ऐसा याद रखने का। तो इसकी एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर गुडविल कैश से आती है तो भी, गुडविल कैश से नहीं आती है तो भी अमाउंट तो हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। गुडविल कैश से आएगी तो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कैश से नहीं आएगी तो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, कल हमने 4 मेथड देखी, वो हर समय मैं तुम लोग को वर्किंग नोट बना के देने वाला हूँ, यानी वो याद हो जाएगा। चलो क्लियर, ठीक है। इसको हम लोग हिडन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी कहेंगे। हिडन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। हिडन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का मतलब गुडविल की अमाउंट हम लोग शो करेंगे हमारी बुक में, लेकिन कहीं पे गुडविल नहीं लिखा होगा। देखो यहाँ पे ये गुडविल की अमाउंट ही है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे गुडविल नहीं लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था। चलो क्लियर। मेथड नंबर 3 और लास्ट मेथड, मेथड नंबर 4। इफ ओल्ड गुडविल is given in old balance sheet, तो जब ओल्ड गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में दी हो तो राइट ऑफ द ओल्ड गुडविल, राइट ऑफ का मतलब है माइनस करो, माइनस करो इन शॉर्ट, उसको वहां से निकाल दो। अब गुडविल होता है एसेट्स, एसेट्स होता है डेबिट, हमें गुडविल को माइनस करना है। एसेट्स में अगर प्लस हो ना तो एसेट्स डेबिट होता है, एसेट्स माइनस हो तो एसेट्स क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम लोग गुडविल को क्रेडिट करेंगे, गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट होगा जिसकी गुडविल है उसके अकाउंट में, डेबिट होगा जिसकी गुडविल है उसके अकाउंट में, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट किसको करेंगे, जिसकी गुडविल है उसके अकाउंट में डेबिट कर दो। ओल्ड गुडविल अगर ओल्ड बैलेंस शीट में दी है तो अब जो नई बैलेंस शीट बनेगी, हमारा जो सम होगा ना उसको नई बैलेंस शीट कहेंगे। नई बैलेंस शीट में वो पुरानी गुडविल दिखानी नहीं है, दिखानी नहीं यानी उसको गायब कर दो, गायब करेंगे यानी उसको माइनस करो, माइनस करो इसका मतलब होता है गुडविल को क्रेडिट करो। गुडविल को क्रेडिट किया तो डेबिट करेंगे, जिसकी गुडविल है उसके अकाउंट में डेबिट कर दो। इसको याद रखने की टेक्निक, ओल्ड गुडविल, ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। ये ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो में जाएगी। इसको याद रखने की टेक्निक क्या है, इसको याद रखने की टेक्निक क्या है, सब कुछ ओल्ड में होता है। ओल्ड गुडविल, ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, ये 4 मेथड है। वैसे 8 से 9 मेथड है गुडविल की, लेकिन हमारे सम्स जो है ना उसमें ये 4 मेथड आएगी। मैंने जो तुम लोग को मटेरियल दिया ना उसमें सब मेथड दिए, वो एमसीक्यू दिया नहीं है, सॉरी दूंगा, उसमें सब मेथड आने वाली है। क्लियर, वापस एक बार हो जाए। अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश से लाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम मेथड। उसकी एंट्री सबसे पहले कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फिर जिसको क्रेडिट किया उसको डेबिट करो। जनरल एंट्री याद रखने की टेक्निक भाई, जिसको क्रेडिट किया उसको डेबिट करो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब ये जो गुडविल हमने उनके अकाउंट में जमा की ना, अब वो लोग पार्टनर ले जाते हैं, जिसको हम लोग विड्रॉ करते हैं। विड्रॉ करेंगे तो उसको दे आर द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट करने का, एंड कैश गोज आउट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अगर कैश से आती है गुडविल तो ये रही, कैश से नहीं आती तो उसकी एंट्री नो याद रखने का, नो, न्यू पार्टनर्स टू
ओल्ड पार्टनर। कैश से गुडविल आए या गुडविल कैश से ना आए, हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का। और लास्ट, अगर ओल्ड गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट यानी पहले से क्वेश्चन में दी है तो उसको गायब कर दो। गायब कर दो जिसको हम लोग कहते हैं राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है गायब करो। तो उसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। और एक छोटी सी मैं बैलेंस शीट बनाता हूं। लायबिलिटीज एंड एसेट्स। याद रखो, अगर कोई भी चीज लायबिलिटी साइड में प्लस करता हूं तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड। लायबिलिटीज में प्लस होता है तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड। सेम साइड का मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। टेक्निक याद रखना। और अगर मैं कोई भी चीज लायबिलिटीज में से माइनस करता हूं तो सेकेंड इफेक्ट ऑपोजिट साइड। ये दो लाइन याद रखना। प्लस करो तो सेम साइड, माइनस करो तो ऑपोजिट साइड। प्लस करो तो सेम साइड, माइनस करो तो ऑपोजिट साइड। लायबिलिटी साइड कोई भी चीज प्लस करूं तो उसकी दूसरी इफेक्ट सेम साइड। रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। अगर कोई भी चीज में लायबिलिटी साइड माइनस करूं तो उसकी दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। सेम एसेट्स में कोई भी चीज अगर मैं एसेट्स में प्लस करता हूं ना तो उसकी दूसरी इफेक्ट सेम साइड। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। और कोई भी चीज में माइनस करूं तो उसकी दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड। रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। हम लोग फाइनल अकाउंट में यहां से इधर भी गए और यहां से इधर भी गए थे। ये चैप्टर में सिर्फ यहां से इधर ही जाना है। वापस एक बार, कोई भी चीज प्लस हो तो सेम साइड, माइनस हो तो ऑपोजिट साइड। लायबिलिटी साइड हम लोग कोई भी चीज प्लस करते हैं तो सेम साइड, माइनस करते हैं तो ऑपोजिट साइड। प्लस करो तो सेम साइड, माइनस करो तो ऑपोजिट साइड। इसीलिए ये यहाँ पे मैंने लिखा है। देखो, हम लोग कोई भी चीज प्लस करते हैं तो यहाँ से कोई भी चीज प्लस की तो सेम साइड। सेम साइड का मतलब डेबिट। आगे ना, माइनस करते तो ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड का मतलब क्रेडिट। अब दिखेगा, दिख रहा है ना? डेबिट और क्रेडिट दिख रहा है सबको बराबर सेम। यहाँ पे मैं प्लस करूं तो दूसरी इफेक्ट, ये अकाउंट नहीं देखने का, सीधा इधर प्लस करूं तो दूसरी इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, माइनस करूं रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। याद रहेगी टेक्निक? आगे ना, फाइनल अकाउंट मैंने तुम लोग को यही मेथड से तो सिखाया है। अब इसमें भी गुडविल के अलावा बाकी सब पॉइंट में तुम लोग को यही मेथड से सिखाने वाला हूँ। क्लियर एकदम? ठीक है। दूसरी एक चीज याद रखना, कोई भी चीज में लायबिलिटी साइड प्लस करूं तो लायबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिट। लायबिलिटीज मतलब बैलेंस शीट में उल्टा होता है ना, बैलेंस शीट में उल्टा होता है। लायबिलिटीज का मतलब क्रेडिट, एसेट्स का मतलब डेबिट होता है। मैं कोई भी चीज लायबिलिटी साइड प्लस करूं, इसका मतलब क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज को क्रेडिट करने का। अगर कोई भी चीज में लायबिलिटी साइड माइनस करूं तो लायबिलिटी को डेबिट करने का। किसमें? जर्नल एंट्री में। वैसे ही सेम फल यहाँ पे, अगर मैं एसेट साइड कोई भी चीज प्लस करूं तो एसेट्स का मतलब होता है डेबिट। प्लस किया तो एसेट्स को डेबिट करो। और अगर कोई भी चीज में एसेट्स में से माइनस करूं तो उसकी ऑपोजिट इफेक्ट, दैट इज क्रेडिट। प्लस किया तो लायबिलिटीज होती है क्रेडिट, तो क्रेडिट करो। माइनस किया तो डेबिट करो। शॉर्टकट में प्लस करो तो सेम साइड, माइनस करो तो ऑपोजिट साइड। देखो, लायबिलिटीज होती है क्रेडिट, अगर प्लस करूंगा तो क्रेडिट होगा, माइनस करूंगा तो डेबिट। इसमें भी प्लस कर दो सेम साइड। एसेट्स होता है डेबिट, अगर प्लस होता है तो डेबिट करो, माइनस होता है तो क्रेडिट करो। इस पर से मैं तुम लोग को समझा रहा हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट, इंक्रीज इन एसेट्स। इंक्रीज इन एसेट्स इसका मतलब, फॉर एग्जांपल मेरे पास एसेट्स, कोई भी एक एसेट्स ले लेते हैं, बिल्डिंग। अगर मेरे पास बिल्डिंग दिया है, बिल्डिंग है 10,000 रुपीज का, फिर हमें कहा है कि इसमें 10% प्लस करो। प्लस किया तो जर्नल एंट्री में क्या होगा? एसेट्स, डेबिट होगा। तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड। सेम साइड का मतलब रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करने का।
वापस से एक बार, बिल्डिंग दिया है 10,000, तो बिल्डिंग आता है एसेट साइड। हमें कहा है कि बिल्डिंग में प्लस करो, प्लस करो इसका मतलब एसेट्स को डेबिट ही करना है। प्लस किया तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। ऐसे भी याद नहीं रहता तो एसेट्स को हमने डेबिट किया तो दूसरी इफेक्ट क्रेडिट होनी चाहिए, क्रेडिट किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सॉरी, एसेट्स अगर प्लस होता है तो एसेट्स डेबिट होता है, तो एंट्री होती है इसकी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड, अगर एसेट्स डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन एसेट्स, इसका मतलब अगर यहाँ पे बिल्डिंग 10,000 दिया है, फिर हमें क्या है कि 10% डेप्रिसिएशन लो, माइनस किया। अगर एसेट साइड माइनस होता है, अगर एसेट साइड माइनस होता है इसका मतलब एसेट्स क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट का मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट, यानी इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी कि नहीं, इसकी रिवर्स एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। थर्ड, फॉर unrecorded assets, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब ये है जब हम लोग सभी की वैल्यू फाइंड कर रहे थे ना, नया पार्टनर आया उसके बाद, तो एक कंप्यूटर पड़ा था कॉर्नर में जिसका रिकॉर्ड हमारे एसेट्स में था ही नहीं। अब वो नया पार्टनर आया तो अब उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, तो वैसी चीज को हम लोग कहते हैं अनरिकॉर्डेड। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो तो, रिकॉर्डेड एसेट्स हो या अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, एसेट साइड लिखना तो पड़ेगा ही ना। अनरिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो इसका मतलब मैंने एसेट साइड लिखा, एसेट साइड लिखा यानी इनडायरेक्टली क्या हुआ, एसेट्स इंक्रीज हुआ, एसेट्स इंक्रीज हुआ यानी एसेट साइड डेबिट हुआ, एसेट्स डेबिट होता है तो एंट्री अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये एसेट्स का किस्सा फिनिश। अब बारी आएगी लायबिलिटीज की, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। सपोज यहां पे क्रेडिटर्स दिए हमें 50,000, यानी क्रेडिटर्स आते हैं लायबिलिटी साइड, यानी हम लोग नो, सॉरी, क्रेडिटर्स आते हैं लायबिलिटी साइड, यानी हम लोग को यहाँ पे लायबिलिटी साइड टोटल क्रेडिटर दिए हैं 50,000, फिर हमें क्या कि और 5,000 किसी को पे करने, इतने तो पे करने थे, मैं सबको पे कर रहा था। भाई एक और आया कि भाई मुझे भी पे, मेरा भी पैसे बाकी, मुझे भी दो। हमने कहा तू भी भाई क्रेडिटर ही है, ले जा भाई 5,000 रुपए। तो क्रेडिटर 50 दिए थे, हमने यहाँ पे प्लस कर दिया 5, यानी इनडायरेक्टली मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, प्लस हुआ जर्नल एंट्री में। क्रेडिट, लायबिलिटीज होती है क्रेडिट, अगर प्लस होता है तो लायबिलिटीज को क्रेडिट करो, अगर प्लस करेंगे तो लायबिलिटीज हुई क्रेडिट, तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, तो इसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। चलो क्लियर, ये ख्याल आ गया भाई, बराबर। अब उल्टा होगा, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती हो तो, फॉर एग्जाम्पल 50,000 क्रेडिटर दिए, एडजस्टमेंट में लिखा है कि 10,000 क्रेडिटर को पे नहीं करना, यानी हमारे क्रेडिटर कम हुए, यानी क्रेडिटर क्या होंगे, माइनस, लायबिलिटीज माइनस हुआ, इसका मतलब लायबिलिटीज डेबिट हुई, दूसरी इफेक्ट माइनस किया तो अपोजिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, यानी इसकी रिवर्स एंट्री, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू revaluation account। Sixth, for unrecorded liability,
इसका मतलब ये किसी को पैसे देने थे लेकिन मैंने वो रिकॉर्ड किया ही नहीं है। अब मुझे याद आया कि वो इंसान को पैसे देने, या तो बिल पे करना था या पैसे देने थे या कोई एक्सपेंस पे करना था जो मुझे पता नहीं था या तो मैं भूल गया था। अब याद आया तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यानी इनडायरेक्टली क्या हुआ, लायबिलिटी साइड मैंने रिकॉर्ड किया यानी मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, इनडायरेक्टली लायबिलिटीज क्या हुई, क्रेडिट हुई। तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, रिकॉर्डेड लायबिलिटी होकर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी, एंट्री दोनों की सेम रहती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, बस यहाँ पे लिखते हैं लायबिलिटीज, यहाँ पे लिखेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। तो इसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू unrecorded liabilities। ये और एक पॉइंट फिनिश। चलो ये बैठा दिमाग में बराबर। अब एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं हम लोग। देखो ये पूरी एंट्री में हम लोग को सिर्फ ये देखना है रीवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ पे आ रहा है। अगर डेबिट आ रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करो, क्रेडिट आ रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। जैसे कि सबसे पहली एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड बाय इंक्रीज इन एसेट्स, फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है लेकिन रीजन कौन सा है, डिक्रीज, तो यहाँ पे लिखेंगे टू डिक्रीज इन एसेट्स। ऊपर वाला एरो मार्क करूं उसका मतलब इंक्रीज समझने का, नीचे वाला एरो मार्क करूं उसका मतलब डिक्रीज समझने का। देन आफ्टर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड नाम डेबिट का बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ये एसेट्स का किस्सा फिनिश बराबर। अब देखो लायबिलिटीज में देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड नाम क्रेडिट का लिखूंगा और हेडिंग के साथ इंक्रीज इन लायबिलिटीज, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज। उसके बाद वाली एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड नाम डेबिट का बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज। और लास्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। इसमें और भी कुछ नाम आएंगे वो सम्स में हम लोग देख लेंगे। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा हो तो सेम टोटल लिखने का डेबिट साइड, बैलेंस अगर डेबिट साइड बचता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। हम लोग सपोज करते हैं कि दो पार्टनर है ए एंड बी, तो जो प्रॉफिट आया उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का, हमेशा प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में। वैसे ही अगर बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है यानी डेबिट साइड का टोटल बड़ा हो तो सेम लिखेंगे क्रेडिट साइड, और बैलेंस अगर क्रेडिट साइड बचता है तो उसको हम लोग कहते हैं लॉस बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट हो या लॉस हो वो ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। सपोज वापस से दो पार्टनर ले लेते हैं, यहाँ पे जो अमाउंट मिलेगी उसको ओल्ड रेशियो दिया होगा सब में, उसके हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये जो प्रॉफिट है और ये लॉस है ना, इसके बाद दूसरा अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इसके बाद वाली एंट्री प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, सॉरी प्रॉफिट कहां पे लिखा है मैंने, रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड लिखा है, डेबिट साइड, तो एंट्री में डेबिट ही लिखने का, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और ये डेबिट की अमाउंट जाएगी। इसके बाद वाला जो अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट रेशियो ओल्ड रेशियो। और अगर लॉस दिया हो, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन
तो ये लॉस हमने लिखा है रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, यानी रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करने का। तो यहां से ट्रांसफर होगा डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट हो या लॉस हो, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। वर्करों के साथ कोई हादसा हो जाए, वो टाइम पे उनको कंपेंसेट करने के लिए हम लोग थोड़ा रिजर्व रखते हैं, ताकि एट द टाइम हमारे पास पैसे ना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन अगर पैसे हो तो फटाफट हम लोग उनका इलाज कर सकते हैं। फैक्ट्री में काम करते करते बाय एक्सीडेंटली कोई हादसा हो जाए तो वो पैसे हम लोग वो रिजर्व में से निकाल के उनके इलाज के लिए यूज कर सकते हैं। उसको हम लोग कहते हैं वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व, दोनों का मतलब सेम। हमें इसकी जर्नल एंट्री की मदद से एग्जाम्पल में पॉइंट सॉल्व करना है। अभी हम लोग इसकी जर्नल एंट्री समझेंगे। सपोज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, शॉर्टकट में मैं लिखूंगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ठीक है। हम लोग जो उसको पैसे देने वाले हैं उसको मैं कहूंगा क्लेम, क्लेम यानी दावा। अंदर क्वेश्चन में लिखा होगा वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, तो समझ लो कि वो दावा किया है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 10,000 रुपीज पड़ा है और क्लेम हुआ ही नहीं है। इसका मतलब एडजस्टमेंट में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। ये जो रिजर्व होगा ना, ये पॉइंट ये क्वेश्चन में दिया होगा पुरानी बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट में, और ये जो क्लेम वाला पॉइंट होगा ना, वो एडजस्टमेंट में दिया होगा। याद रखना है जितने भी रिजर्व होते हैं, एक रिजर्व को छोड़ के बाकी सबके सब रिजर्व होते हैं क्रेडिट बैलेंस। शॉर्टकट में याद रखो तो सबके सब रिजर्व होते हैं क्रेडिट। बैलेंस शीट में क्रेडिट का मतलब होता है लायबिलिटी साइड, यानी जितने भी रिजर्व होंगे ना वो सबके सब लायबिलिटी साइड भी होंगे। शॉर्टकट में कहूं तो जब फर्स्ट डेट आती है तो हम लोग कुछ रिजर्व रखते हैं, लास्ट डेट आती है तो वो रिजर्व क्लोज कर देते हैं, फिर जितना पैसा बचा है वो सब पार्टनर ले जाते हैं, और कुछ रिजर्व ऐसे वो चलते रहते हैं, वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। जैसे कि ये रिजर्व फर्स्ट डेट को आके मैं रिजर्व रखूंगा 2 लाख रुपए सपोज, और फिर लास्ट डेट होगी ना, 2 लाख में से 50,000 यूज हो गए तो 50,000 तो गए, 1.5 लाख रुपए बचे तो वो 1.5 लाख रुपए पार्टनर ले जाते हैं। कुछ रिजर्व ऐसे होते हैं जो लास्ट डेट तक यूज होते हैं तो बिजनेस में यूज करने के, और यूज नहीं होते तो वो पैसे उनके अकाउंट में जमा कर देने के। तो याद क्या रखना है, ये जो रिजर्व होता है वो लायबिलिटी साइड होता है। जितने भी रिजर्व की हम लोग एंट्री पास करेंगे उसमें सबसे पहले रिजर्व को क्लोज करने का। कभी भी रिजर्व क्लोज करो तो चेक करने का वो रिजर्व आता कहां पर है। रिजर्व आता है लायबिलिटी साइड, दैट इज क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम लोग क्लोज करेंगे ना तो एंट्री पास होगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। हम लोग ये रिजर्व को क्लोज करेंगे, रिजर्व क्लोज होगा तो क्रेडिट का हो जाएगा डेबिट। कभी भी कोई भी नाम ट्रांसफर करना हो, रिवर्स करना हो या क्लोज करना हो ना, तो क्रेडिट का डेबिट कर देने का, डेबिट का क्रेडिट कर देने का। अब मेरे पास रिजर्व पड़ा था 10,000 रुपए, क्लेम हुआ ही नहीं है, इसका मतलब कोई दावा नहीं हुआ, कोई दावा नहीं हुआ, इसका मतलब मैं वर्कर को जाके ऐसा बोलूंगा भाई 10,000 रुपए तुम्हारे नाम के पड़े रहे, चलो गिरो यहाँ से, मैंने तो 10,000 तुम्हारे लिए पड़े रखे हैं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बराबर। तो अगर रिजर्व पड़ा रहता है तो पार्टनर के अकाउंट में जमा कर दो। जमा कैसे करेंगे, सबसे पहले ये रिजर्व होता है क्रेडिट, ये अकाउंट को क्लोज कर दो तो क्रेडिट का हो जाएगा डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर देने का। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, मैं पहली बार कैपिटल और करंट लिख रहा हूँ, बाकी सब में सिर्फ कैपिटल लिखूंगा, समझ जाने का। कैपिटल दिया हो तो कैपिटल में लिखने का, लेकिन कैपिटल और करंट दिया हो दोनों तो करंट अकाउंट में भी लिखने का, बराबर। हमेशा जब ये रिजर्व को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का। अब मैं दूसरी बार ओल्ड रेशियो लिखूंगा वापस से। मेरे पास रिजर्व पड़ा है 10,000 और एक भी रुपया का दावा नहीं हुआ, यानी ये पैसे पड़े रहे, पैसे पड़े रहे तो उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी एंट्री वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होता है क्रेडिट,
ये रिजर्व को क्लोज कर दो, क्लोज करेंगे तो क्रेडिट का हो जाएगा डेबिट, यानी अकाउंट क्लोज हो गया और ये पैसे चले गए पार्टनर में, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट यानी उनके अकाउंट में हमने पैसे जमा कर दिए। ये पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पड़ा है 10,000 और क्लेम हुआ 8,000 का। कितना क्लेम हुआ? 8,000। तो सबसे पहले ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट को क्लोज करो। क्लोज करेंगे तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होता है क्रेडिट, क्लोज करेंगे तो क्रेडिट का हो जाएगा डेबिट। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसमें से क्लेम कितना हुआ है? 8,000, यानी 10,000 में से मुझे 8,000 तो पे करने हैं, अभी तक पे नहीं किए, भविष्य में पे करेंगे। तो जब तक पे नहीं कर देते तब तक के लिए वो अमाउंट हमारे लिए कहलाएगी लायबिलिटी। जो चीज अभी हम लोग ने पे नहीं की लेकिन भविष्य में पे करनी, यानी वो हमारी जवाबदारी हुई ना। तो जब पे कर देंगे तो वो लायबिलिटी क्लोज हो जाएगी, जब तक पे नहीं कर देते तब तक के लिए वो कहलाएगी हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी को हमेशा क्रेडिट करने का, ऐसे याद नहीं रहता। तो हमें ये वर्करों को पे करना है तो ये अमाउंट हमारे लिए कहलाएगी पेएबल। हमें वर्करों को पे करना है तो ये अमाउंट हमारे लिए कहलाएगी पेएबल। ऑल रिसीवेबल डेबिट, ऑल पेएबल्स क्रेडिट। तो वो हिसाब से भी याद रख सकते हैं। टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट, 10,000 में से 8,000 तो हमें पे करने हैं, वो तो लायबिलिटी में चले गए, बचे कितने? 2,000। ये 2,000 को हम लोग कर देंगे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट 2,000। ये दूसरी पॉसिबिलिटी। देन आफ्टर मेरे पास रिजर्व पड़ा है 10,000 और क्लेम हुआ 10,000 का। रिजर्व 10,000 है और मुझे देने के भी आए 10,000, यानी पूरे पूरे पैसे किस में चले जाएंगे? क्लेम में चले जाएंगे। तो पार्टनरों के हिस्से में कुछ बचेगा नहीं, यानी पार्टनर में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं। तो इसकी एंट्री सबसे पहले इसको क्लोज करो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 और पूरे पूरे पैसे चले जाएंगे लायबिलिटीज में टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। ये और एक पॉसिबिलिटी। अब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारे पास है 10,000 और मुझे क्लेम हुआ यानी पे करने के आए 15,000, ज्यादा पे करने के आए। सबसे पहले इसको क्लोज कर दो। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, हमें पे करने हैं 15,000 टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 15,000। टोटल 15,000 पे करने, उसमें से 10,000 का तो रिजर्व पड़ा है, यानी ये 10,000 इसमें डाल देंगे। अभी भी 5,000 कम पड़ रहे हैं तो 5,000 हम लोग हमारी जेब से डालेंगे। बिजनेस में कोई भी चीज हम लोग हमारी जेब से डालते तो वो कहलाता है हमारे लिए एक्सपेंस। जितने भी एक्सपेंस होंगे वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएंगे। तो इसका जो डिफरेंस है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। दैट इज एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000। याद रखना, अगर पैसे बचते हैं ना तो पार्टनर ले जाते हैं, लेकिन पैसे कम पड़ते हैं तो पार्टनर लाते नहीं, तो बिजनेस में से पे करना पड़ता है। चलो क्लियर, याद रहेगा। अब इसकी इफेक्ट कैसे पास करेंगे? ये जितनी जितनी बार मैंने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट किया ना, यानी ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। ये जो अकाउंट क्लोज हो ना उसकी कोई इफेक्ट नहीं आती। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट, इसकी कोई इफेक्ट नहीं। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम लायबिलिटी साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट, इसकी कोई इफेक्ट नहीं। क्लेम लायबिलिटी साइड, इसकी कोई इफेक्ट नहीं। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट और क्लेम है लायबिलिटी साइड। लेकिन तो हमें इफेक्ट याद रखनी है ना, जर्नल एंट्री थोड़ी याद रखनी है, कौन सी चीज कहाँ पे जाती है वो याद रखना है। अगर हम लोग कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट की प्राइस इंक्रीज होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट की प्राइस डिक्रीज होती है, सपोज हमारा इन्वेस्टमेंट था 10,000 रुपए का, सपोज हमारा इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज का था, 10 के अगर 15 हो जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर 10 के 8 हुए
तो 2,000 रुपए का नुकसान हुआ। ये तो मैंने 10,000 की बात की। कंपनी में तो 10-10 करोड़ 100-100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, तो उस पे अगर 10% भी हम लोग शेयर की प्राइस कम करें तो करोड़ों का नुकसान भी होता है। तो ऐसे टाइम पे वो नुकसान को रिकवर करने के लिए, वो नुकसान का सामना करने के लिए हम लोग थोड़ा रिजर्व रखते हैं। वो रिजर्व को हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है વધઘટ, इंक्रीज डिक्रीज। अगर डिक्रीज होता है ना तो हम लोग रिजर्व में से पैसे निकाल के वो इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं, ताकि इतना सारा लॉस हम लोग को एक साथ देखना ना पड़े। तो इसमें अलग अलग पॉसिबिलिटी आएगी। चलो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पता चला, हम लोग रिजर्व क्यों रखते हैं, बराबर। अब इसमें अलग अलग पॉसिबिलिटी आएगी। जो अमाउंट हमें क्वेश्चन में दे दी होगी ना, उसको हम लोग कहेंगे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। और जो अमाउंट ब्रैकेट में लिखी होगी या तो एडजस्टमेंट में दी होगी, उसको हम लोग कहेंगे मार्केट वैल्यू। पहली पॉसिबिलिटी, सपोज हमारी बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 10,000, मार्केट वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं कहा, और हमारे पास रिजर्व पड़ा है 2,000। 10,000 के इन्वेस्टमेंट, मुझे पता ही नहीं है कि मैं बेचूंगा तो कितने मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक वैल्यू फाइंड नहीं की। जब तक वैल्यू फाइंड नहीं करते तब तक ये एज्यूम करने का कि उसकी मार्केट वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। जब मार्केट वैल्यू है नहीं तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट जहां पे जाता है वहां पे लिख डाला, एसेट साइड। ये रिजर्व भी होता है क्रेडिट बैलेंस। ये रिजर्व लास्ट डेट तक हम लोग यूज करते हैं, फिर लास्ट डेट को उसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करेंगे तो रिजर्व होता है क्रेडिट, जब रिजर्व अकाउंट क्लोज करेंगे तो ये रिजर्व हो जाएगा डेबिट। तो इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। और पड़ा रहा है पूरे पूरा 2,000, तो वो पार्टनर के अकाउंट में जमा कर दो, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जितने भी रिजर्व है वो सबके सब ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करने के। ये पहली पॉसिबिलिटी। कौन सी है पॉसिबिलिटी? सपोज मेरे पास इन्वेस्टमेंट है 10,000 के, मार्केट वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं कहा, यानी एडजस्टमेंट दी ही नहीं है, और रिजर्व पड़ा है 2,000। तो इन्वेस्टमेंट को तो हम लोग एसेट साइड लिख डालेंगे, ये 2,000 पार्टनर के अकाउंट में जमा कर दो, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसको क्लोज कर दो। क्लोज कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है क्रेडिट, क्लोज करेंगे तो हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट होगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। पहली पॉसिबिलिटी, चलो क्लियर एकदम, ख्याल आ गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर बुक वैल्यू है 10,000 और मार्केट वैल्यू भी 10,000 ही दी है, हमारे पास रिजर्व पड़ा है 2,000। इसका मतलब ये कि 10,000 के इन्वेस्टमेंट अगर मैं बेचने गया तो मुझे 10,000 ही मिलेंगे, प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, नुकसान होने नहीं वाला। इसका मतलब ये रिजर्व वापस से क्या होगा? पड़ा रहेगा। पड़ा रहेगा तो वापस से इसको क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसकी एंट्री, रिजर्व होता है क्रेडिट, क्लोज करेंगे तो ये रिजर्व हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट होगा पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब बार बार मैं ओल्ड रेशियो नहीं लिख रहा हूँ, क्लियर? ये दूसरी पॉसिबिलिटी। नाउ थर्ड पॉसिबिलिटी, मेरे पास बुक वैल्यू है 10,000 की, मार्केट वैल्यू 2,000 दी है, सॉरी, मार्केट वैल्यू 8,000, और मेरे पास रिजर्व पड़ा है 2,000 का। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट है मेरे 10,000 के, मार्केट वैल्यू 8,000 है, यानी अगर मैं इन्वेस्टमेंट बेचने गया तो मुझे 10 के 8 मिलेंगे, नुकसान मेरा होगा 2,000 का। ये 2,000 की भरपाई करने के लिए ही मैंने पहले से रिजर्व रखा है। क्लियर? याद रखो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है ना तो डेबिट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट।
एसेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। यहाँ पे देखो 10,000 की इन्वेस्टमेंट 8,000 के हो गए, यानी कितना डिक्रीज हुआ? 2,000। 2,000 इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करेंगे 2,000। अब ये 2,000 की भरपाई हम लोग कहां से करेंगे? हमारे पास रिजर्व पड़ा है ना, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे। इसका मतलब ये कि ये अकाउंट क्लोज करके ये 2,000 इसमें डाल देंगे। ख्याल है? शॉर्टकट पता चला? ठीक है, यानी हमारा जो लॉस था ना वो हमने भरपाई कर दी। अब हम लोग वापस से 10,000 के इन्वेस्टमेंट कहीं और से और कोई कंपनी के खरीद सकते हैं। क्लियर? दूसरी पॉसिबिलिटी ख्याल आ गया। अब थर्ड पॉसिबिलिटी, मेरी बुक वैल्यू है 10,000, मार्केट वैल्यू हो गई 15,000 और मेरे पास रिजर्व पड़ा है 2,000 का। अगर डिक्रीज होती है ना मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो ये रिजर्व की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रिजर्व रखा क्यों है? अगर नुकसान हो बेचने से तो उसकी भरपाई कर पाए, लेकिन यहाँ पे नुकसान कहाँ होने वाला है? 10,000 के इन्वेस्टमेंट अगर मैं बेचने गया तो 15,000 मिलेंगे, नुकसान नहीं हुआ, तो ये रिजर्व क्या होगा? पड़ा रहेगा। ये रिजर्व पड़ा रहेगा तो इसको क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर पड़े रहते हैं रिजर्व तो पार्टनर ले जाते हैं, उनके अकाउंट में जमा हो जाते हैं। तो इसकी एंट्री, इसको क्लोज करेंगे तो रिजर्व होता है क्रेडिट, क्लोज करेंगे तो रिजर्व हो जाएगा डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,000 और जमा किसके अकाउंट में करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट 2,000 डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रेशियो में। अच्छा सर, ये 5,000 जो वैल्यू रही, ये 5,000 का हम लोग क्या करेंगे? ये 5,000 का हम लोग, फॉर एग्जाम्पल मेरे इन्वेस्टमेंट है 10,000 के, अब 10,000 के इन्वेस्टमेंट हो गए 15,000 के, प्लस कितना हुआ? 5,000। यानी पहली इफेक्ट होगी एसेट साइड, प्लस एसेट्स होता है डेबिट, अगर प्लस होता है तो एसेट्स को क्या करने का? डेबिट। प्लस किया तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड, सेम साइड यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो 5,000 की अगर इफेक्ट पास करनी हो तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000, यानी जो प्राइस इंक्रीज हुई उसकी अलग इफेक्ट, जो रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसकी अलग इफेक्ट। ये इफेक्ट हम लोग सम्स में बता देंगे। चलो क्लियर? ठीक है, 10 के 15 भी होने वाले और 10 के 8 भी होने वाले। अब 10 के 5 भी होने वाले हैं। देखो मेरे पास बुक वैल्यू है 10,000 और मार्केट वैल्यू दी है 5,000, मेरे पास रिजर्व पड़ा है 2,000। अब नुकसान बहुत लंबे में होने वाला है, 5,000 नुकसान होने वाला है। कैसे? 10,000 के इन्वेस्टमेंट मैं अगर बेचने गया तो मुझे कितना मिलेगा? 5,000। नुकसान कितने का होने वाला है? 5,000 का नुकसान होगा कि नहीं? मेरे इन्वेस्टमेंट है कितने के? मेरे इन्वेस्टमेंट है 10,000 के, मैं बेचने गया तो मार्केट वैल्यू 5,000 ही है, यानी मुझे मिलेंगे 5,000, यानी नुकसान होने वाला है 5,000 का। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई कि नहीं? अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेबिट, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देता हूं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 5,000। अब ये 5,000 जो नुकसान होने वाला है उसमें से 2,000 तो हमारे पास रिजर्व पड़ा है, यानी 2,000 यहां से निकाल के यहाँ पे डाल सकते हैं कि नहीं? हाँ क्या ना? तो ये रिजर्व 2,000 इसमें डालेंगे, दैट इज रिजर्व अकाउंट क्लोज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। रिजर्व होता है क्रेडिट, क्लोज करेंगे तो वो रिजर्व हो जाएगा डेबिट 2,000। 5,000 में से 2,000 का तो बंदोबस्त हो गया। अब और कितना जेब से डालना पड़ेगा? 3,000। अगर पैसे बचते हैं ना तो पार्टनर ले जाते हैं, कम पड़ेंगे तो पार्टनर लाएंगे नहीं, तो वो हमें बिजनेस में से देने पड़ेंगे। अगर हम लोग हमारी जेब से देते तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंस। ये चैप्टर में अगर एक्सपेंस हो तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखने का, तो जो डिफरेंस आएगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में लिखा जाएगा, दैट इज 3,000।
मेरी बुक वैल्यू है 10,000। अगर पार्टनर, सपोज हम लोग ले लेते हैं पार्टनर ए, ये इन्वेस्टमेंट अगर ले जाता है 9,000 में, 10,000 का इन्वेस्टमेंट कितने में ले गया? 9,000, और मेरे पास रिजर्व पड़ा है 2,000। 2,000 इसकी मैं अलग अलग एंट्री पास करता हूँ, देखो तो और क्लियर हो जाएगा। 10,000 का इन्वेस्टमेंट पार्टनर 9,000 में ले गया, तो ही इज द रिसीवर। रिसीवर को डेबिट किया जाता है। सबसे पहले मैं जो इन्वेस्टमेंट वो ले जा रहा है ना, उसकी एंट्री पास करते हैं। ही इज द रिसीवर, तो एस कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट आते हैं तो डेबिट, जाते हैं तो क्रेडिट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 9,000 का बंदोबस्त यहाँ पे कर लिया। अब 10,000 के इन्वेस्टमेंट को 9,000 में ले गया, तो 1,000 का लॉस हुआ कि नहीं? वो लॉस की भरपाई किस में से करेंगे? रिजर्व में से करेंगे। तो मेरे पास रिजर्व पड़ा है, सबसे पहले ये रिजर्व को क्लोज कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है क्रेडिट, क्लोज करेंगे तो वो हो जाएगा डेबिट। 2,000 रिजर्व मेरे पास पड़ा है 2,000, उसमें से 1,000 किस में डाल दूंगा? मैं इन्वेस्टमेंट में डाल दूंगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,000। 2,000 में से 1,000 का इन्वेस्टमेंट में 1,000 बचे, क्या करेंगे? पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट 1,000। चलो क्लियर? दो अलग अलग एंट्री पास करेंगे। मैं तुम लोग को जब ये सम्स आएगा ना, तो मैं दो अलग अलग एंट्री पास करवा के समझाऊंगा, तो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा रुको जरा, दूसरी एक पॉसिबिलिटी है, वो मैं ओरली समझा रहा हूँ, मैं इसमें तो पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। 10,000 के इन्वेस्टमेंट वो ले गया 7,000 में, तो सबसे पहले यहाँ पे एंट्री किसकी आएगी? 7,000 की आएगी। अब नुकसान कितना होने वाला है? 3,000। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में कितनी लिखूंगा? 3। 3 में से 2 यहाँ से आ गए, 1,000 क्या करेंगे हम लोग? जेब में से देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ख्याल आ गया कि नहीं? और अगर ज्यादा पैसे में ले जाता है तो 10,000 के इन्वेस्टमेंट वो 15 में ले गया, तो यहाँ पे कितने आएंगे? 15, पूरे पूरे 15 आएंगे। रिजर्व पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा तो पार्टनर में ले जाएंगे। इसके जैसा हो गया। ये मार्केट वैल्यू तो मतलब पार्टनर का नाम लिख डालो, तो इसकी तरह हो जाएगा। चलो डन, बाकी सब सम्स में देख लेंगे। चलो इन्वेस्टमेंट का लिख डालो, हो जाते हैं। ऐसे रिजर्व जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वैसे रिजर्व को हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो उसकी एंट्री एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की हमारे ये चैप्टर में जो जो रिजर्व आ रहा है ना, मैं सिर्फ उसी की एंट्री समझा रहा हूँ, बराबर ना? ठीक है, जितने भी रिजर्व होते हैं जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहलाते हैं, वो कौन से हैं? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। देन आफ्टर कंटिंजेंसी रिजर्व, और दो तो हम लोग ने समझ लिया, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बराबर। उसकी मैं एंट्री लिखा देता हूँ, चलो। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इतने रिजर्व ये चैप्टर में दिए हैं जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये सबके सब रिजर्व होते हैं क्रेडिट बैलेंस में। याद रखो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दी ना, तो जैसे इन लोग को हम लोग ट्रीट करेंगे वैसे इसी की एंट्री पास करने की। जैसे बाकी सबकी एंट्री पास करेंगे, वैसे ये रिजर्व और ये रिजर्व की एंट्री भी वैसे ही पास होगी। अब ये जितने भी रिजर्व होते हैं वो होते हैं सब क्रेडिट बैलेंस में। इसका मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा ना बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड ये सब रिजर्व दिए होंगे। इसकी एंट्री क्या होती है याद रखना, ये सबके सब रिजर्व होते हैं क्रेडिट। जब हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये सबके सब रिजर्व हो जाएंगे डेबिट।
तो इसकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। जितने भी क्रेडिट में दिए हैं यानी लायबिलिटी साइड दी वो सबके सब होते हैं क्रेडिट बैलेंस। जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो जितने भी क्रेडिट है वो सबके सब हो जाएंगे डेबिट, और इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जितने भी रिजर्व होते हैं वो सबके सब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पॉइंट। वैसे ही एक्यूमुलेटेड लॉस आता है, एक्यूमुलेटेड लॉस आता है। एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं ना, उनका डेबिट बैलेंस होता है। यानी वो अगर क्वेश्चन में दिया है ना, तो बैलेंस शीट में डेबिट का मतलब क्या होता है, क्या होता है? तो वो एसेट साइड दिए होंगे सबसे नीचे, और वैसे ये चैप्टर में सिर्फ दो दिए, तो मैं सिर्फ वो दो की एंट्री बता रहा हूँ। एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, और दूसरा है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, और ये होते हैं डेबिट। जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएंगे डेबिट का क्रेडिट। तो ये दोनों हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट। जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं वो होते हैं डेबिट। जब ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा क्रेडिट, तो डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो या एक्यूमुलेटेड लॉस हो, डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशियो में। चलो क्लियर। इन शॉर्ट लायबिलिटीज के अंदर अगर ये कोई नाम दिए होंगे ना, अभी मैं एंट्री से समझा रहा हूँ, सम्स में हम लोग डायरेक्ट कैपिटल में क्रेडिट साइड लिख डालेंगे, और अगर ये कोई नाम दिए होंगे तो वो कैपिटल में कहाँ पे लिखने का, कहाँ पे, डेबिट साइड। सपोज डेटर्स हमारे, सपोज हमारे डेटर्स है 55,000। अब क्वेश्चन में ही जो बैलेंस शीट दी है उसमें बेड डेप्थ रिजर्व उन लोगों ने 5,000 माइनस करके 50,000 लिख के दिया है। फिर एडजस्टमेंट में हमें कहा है कि आप लोगों को बेड डेप्थ रिजर्व 10% रखना है। जब ये चैप्टर में हम लोग डेटर्स का पॉइंट सॉल्व करेंगे और बेड डेप्थ रिजर्व का पॉइंट आता है, तो ये अमाउंट को अभी ध्यान में नहीं लेना है। हमारे डेटर से 55,000 का 10% होता है 5500, 5500, यानी टोटल मुझे डेटर्स में से माइनस करना था 5,500। उसमें से मैं 5,000 तो पहले माइनस कर चुका हूं। एडिशनल हम लोग और बेड डेप्थ रिजर्व माइनस करेंगे 500, दैट इज 49500। अब हमारे डेटर्स आएंगे 49500। अब ये जो बेड डेप्थ रिजर्व था ना, वो तो पहले से क्वेश्चन में था, इसकी कोई दूसरी इफेक्ट पास नहीं करनी, सिर्फ 500 की दूसरी इफेक्ट पास करेंगे। माइनस किया है तो ऑपोजिट साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड 500 सिर्फ यहां पे लिखेंगे। चलो क्लियर, एक पॉसिबिलिटी बराबर। अब सेकंड, सपोज मेरे डेटर से 55,000 के बेड डेप्थ रिजर्व दिया है 5,000, माइनस करके हमें मिला 50,000। अब हमें कहा है कि आप लोगों को बेड डेप्थ रिजर्व रखना है 5%। 55,000 इसको छुपा देंगे। 55,000 का 5% होता है 2750, यानी मुझे माइनस करना था 2750, मैंने माइनस किया 5,000। कितना ज्यादा माइनस किया, 5,000 में से 2750 माइनस करेंगे 2250। हमने ज्यादा माइनस किया, तो जो ज्यादा माइनस किया उसको प्लस कर देंगे 2250।
प्लस किया उसकी दूसरी इफेक्ट सेम साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। वापस से एक बार इसको अभी छुपा देना है, इसको ध्यान में नहीं लेना है। 55,000 का 5% होता है 2750, यानी मुझे टोटल बैड डेट रिजर्व माइनस करना है 2750। मैंने 5000 माइनस कर दिया, मुझे माइनस करना था 2750, मैंने 5000 माइनस कर दिया। 2250 मैंने ज्यादा माइनस किया, तो जितना ज्यादा माइनस किया उसको प्लस कर देंगे, यानी 2250 हम लोग प्लस कर देंगे। प्लस किया तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड, सिर्फ 2250 की दूसरी इफेक्ट पास करने की रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। चलो क्लियर ये एक चीज, ठीक है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे लिखा है कि बैड डेब्ट्स हमारा हुआ है 3000 और फिर हमें कहा है कि बैड डेब्ट्स 10% रखना है। डेटर्स 55,000 हमारे थे, उसमें से हमारे पास बैड डेब्ट रिजर्व पड़ा है 5000। ये बैड डेब्ट रिजर्व हम लोग क्यों रखते हैं, एक साथ जब लास्ट डेट को बैड डेब्ट बहुत सारा हो जाए ना, तो ये बैड डेब्ट रिजर्व में से पैसे निकाल के हम लोग हमारा रूटीन वर्क आगे बढ़ा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आगे बढ़ा सकते हैं। वरना एक साथ इतना सारा लॉस देके चक्कर आ जाएंगे, बिजनेस बंद हो जाते, इतना सारा बैड डेब्ट होता है ना। तो ये रिजर्व हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि हम लोग को थोड़ी राहत मिले। मेरा बैड डेब्ट है 3000, मेरे पास रिजर्व पड़ा है 5000। अगर इनडायरेक्टली कहूं तो मुझे माइनस करना था 3000, मैंने 5000 माइनस कर दिया। कितना ज्यादा माइनस किया, 2000 ज्यादा माइनस किया, तो पहले वो 2000 को प्लस कर दो। अब मेरे डेटर्स हो गए 52,000। अब इसमें से वापस से एक बार बैड डेब्ट रिजर्व माइनस कर दो, 52,000 का 10% 5200। अब ये जो 5000 है वो तो क्वेश्चन में दिया था, उसकी कोई दूसरी इफेक्ट पास नहीं करने दी। ये बैड डेब्ट रिजर्व जो प्लस किया उसकी दूसरी इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। ये बैड डेब्ट रिजर्व माइनस किया उसकी दूसरी इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। यानी इसमें बैड डेब्ट रिजर्व दो बार जाएंगे, एक इधर और एक इधर। अगर इसको माइनस करके डायरेक्ट हम लोग लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं नेट अमाउंट, और दो इफेक्ट पास करने दो इफेक्ट भी पास कर सकते हैं। चलो क्लियर इतना, ठीक है। अब लास्ट पॉसिबिलिटी, हमारे पास डेटर्स है 55,000, 5,000 दिया है पहले से। हमें कहा है कि अपने डेटर्स, सॉरी, हमें कहा है कि बैड डेब्ट रिजर्व हमें इंक्रीज करना है 10% से। अगर इंक्रीज वर्ड आता है तो इसको भूल जाने का। 55,000 का 10% होता है 5500। 5,000 तो हमने माइनस कर दिया, और 10% माइनस करो, यानी 5,000 तो माइनस कर चुके हम लोग, और इसका 10% लेंगे। 55,000 का 10% और 5500 माइनस करना है। ये वाला पॉइंट आएगा इसके बाद वाले चैप्टर में, रिटायरमेंट में आने वाला है। यानी इसकी दूसरी इफेक्ट पास करेंगे, माइनस किया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। चलो क्लियर एकदम, बैड डेब्ट रिजर्व के पॉइंट, हर सम में बैड डेब्ट रिजर्व का पॉइंट आने वाला है, ख्याल आ गया, हम लोग उसमें सॉल्व कर डालेंगे।